हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्वेता। मैं श्वेता आपका स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि हमारी सीरीज चल रही थी खान सर की एनसीईआरटी बेस्ड जो है, तो इसमें हिस्ट्री के हम लोग नेक्स्ट पार्ट्स पे चलते हैं। तो आइए चलते हैं। इसमें हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास देख रहे थे, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण चल रहा था, उसको हम लोग देख रहे थे। तो तीसरा चरण बहुत बड़ा है, तो कई पार्ट में आएगा। तो ये नेक्स्ट पार्ट है उसका। 1925 ईस्वी में स्वराज पार्टी ने अपने किस नेता का सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष बनवाने में सफल हुए? तो विट्ठल भाई पटेल। 1925 ईस्वी में चित्तरंजन दास की मृत्यु और अगले चुनावों में पार्टी को आशातीत सफलता नहीं मिलने के कारण स्वराज पार्टी का कब अंत हो गया? तो वर्ष 1926 में। ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए डकैती कर के विरोध में वरसाड आंदोलन 1923 से 24 चलाया गया। इसका नेतृत्व किसने किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। वायुकुम सत्याग्रह 1924 से 25 में केरल के त्रावणकोर राज्य में एझवा में मंदिर प्रवेश के लिए चलाया गया। इसका नेतृत्व किसने किया? टी.के. माधवन, के केलप्पन तथा के.पी. केशव मेनन। अक्टूबर 1924 में कानपुर के क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना हुई। इसके संस्थापक सदस्य कौन थे? तो सचिंद्र सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद। फिर है HRA द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर इलाके में 8 डाउन ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया गया। यह घटना किस नाम से प्रसिद्ध हुई? तो काकोरी कांड। हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सितंबर 1928 में किसके द्वारा की गई थी? तो चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा। हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सितंबर 1928 में किसके द्वारा की गई थी? चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। मैंने इसको इसलिए रिपीट किया क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर उन पर असेंबली में बम फेंकने तथा कुछ अन्य षड्यंत्रों को जोड़कर किस षड्यंत्र के तहत मुकदमा चलाया गया? तो लाहौर षड्यंत्र केस। बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सूरसेन द्वारा की गई थी। 19 अप्रैल 1930 को सूरसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते हुए एक घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें कहा गया कि स्थित शस्त्रागारों पर हमला बोलने की बात की गई थी। चटगांव, बारिशाल, मेनन सिंह स्थित सरकारी शस्त्रागारों पर। प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूरसेन को किस तिथि को फांसी दी गई थी? तो 12 जनवरी 1934। नहीं, 12 जनवरी को युवा दिवस भी होता है, ये नहीं कह रही हूँ मैं, इनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वो तो स्वामी विवेकानंद जी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, याद करने के लिए मैं बोल रही हूँ। दिसंबर 1931 में सुनीति चौधरी और शांति घोष ने कोमिला के जिलाधिकारी की हत्या कर दी। किस युवती द्वारा फरवरी 1932 को दीक्षांत समारोह के दौरान उपाधि ग्रहण करते समय गवर्नर पर गोली चलाई गई? तो बीना दास द्वारा। क्रांति की तलवार पर धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आ सकती है, ये किसने कहा था? भगत सिंह ने कहा था। सरजान साइमन की अध्यक्षता में गठित साइमन आयोग के कुल 7 सदस्य थे। इलाहाबाद में संपन्न एक सर्वदलीय बैठक के में आयोग में एक भी भारतीयों को नियुक्ति न किए जाने के कारण इसके बहिष्कार का निर्णय लिया गया। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध करने के लिए किस भारतीय नेता ने लाठीचार्ज के बाद मौत हो गई थी? लाला लाजपत राय के, उनकी मौत हो गई थी, लाला लाजपत राय की। देसी रियासतों एक मिनट दोस्तों,
देशी रियासतों के राजकुमारों की सर्वोच्च शक्तियों और उनके बीच संबंधों की जांच और स्पष्टीकरण के लिए किसकी अध्यक्षता में 1927 में एक समिति बनाई गई थी, जिसकी अपनी रिपोर्ट 1929 में दी? सर हरकोर्ट बटलर। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 7 सदस्यों वाली समिति की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। इस रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट को पहला तथा पूर्ण स्वराज को अंतिम लक्ष्य माना गया। यह रिपोर्ट कब पेश की गई? 28 अगस्त 1928 को। मुस्लिम लीग ने नेता मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर कब दिल्ली में 14 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसे जिन्ना के 14 सूत्र कहा जाता है? 28 मार्च 1929 को। नेहरू समिति व उसकी रिपोर्ट। साइमन कमीशन के बहिष्कार के बाद भारत सचिव लॉर्ड बर्कन हेड ने भारतीयों को अपनी रिपोर्ट बनाने की चुनौती दी। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 28 फरवरी 1928 को नेहरू समिति का गठन किया गया। इस समिति के अन्य सदस्य शामिल थे सर अली इमाम, एस अड़े, तेज बहादुर सप्रू, मंगल सिंह, जी.आर. प्रधान, शोएब कुरैशी, सुभाष चंद्र बोस, एन.एम. जोशी और जी.पी. प्रधान आदि। इस समिति ने 28 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए, संसदीय रूप से सरकार स्थापित की जाए, जिसमें द्विसदनीय विधायिका, सीनेट और प्रतिनिधि सभा हो। सीनेट का गठन 7 वर्ष के लिए चुने जाने वाले 200 सदस्यों से मिलकर हो और प्रतिनिधि सभा में 5 वर्ष के लिए चुने जाने वाले 500 सदस्य शामिल हो। गवर्नर जनरल कार्यकारी परिषद की सलाह पर कार्य करे, जो सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी हो। न्यायपालिका विधायिका से स्वतंत्र हो। प्रांतों में द्वैध शासन का समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की जाए। नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए जाएं। सांप्रदायिक निर्वाचन के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन प्रणाली हो। अल्पसंख्यकों को उनकी संख्या के अनुपात आरक्षण मिले। जिन्ना की 14 सूत्री जो मांगे थी क्या थी? नेहरू समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में असंतुष्ट मोहम्मद जिन्ना ने मार्च 1929 में अपने 14 सूत्री वाले पत्र प्रस्तुत किए, जिन्हें नेहरू रिपोर्ट से सिख समुदाय भी संतुष्ट नहीं था। ये 14 सूत्री इस प्रकार हैं। भारतीय संविधान संघात्मक हो, अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतों को दी जाएं। भारत सभी प्रांतों को स्वराज एक ही प्रकार का हो। समस्त प्रांतों में विधान मंडलों के अल्पसंख्यकों की पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए। केंद्रीय विधान मंडलों में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व कम से कम 1 हो। सभी संप्रदायों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की जाए। सिंध प्रदेश में बम्बई से अलग किए जाए। सरकारी नौकरियों में मुस्लिमों को योग्यता अनुसार उचित प्रतिनिधित्व मिले। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा संघीय संविधान में कोई भी संशोधन प्रांतों की सहमति से किया जाए। केंद्रीय या प्रांतीय विधानमंडलों में कम से कम 1/3 मंत्री मुस्लिम हो। संविधान के तहत अल्पसंख्यकों की शिक्षा, संस्कृति व भाषा की रक्षा की जाए। सीमा प्रांत और बलूचिस्तान में भी अन्य प्रांतों की ही भांति सुधार किए जाएं। पंजाब, बंगाल और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत का कोई ऐसा पुनर्गठन न हो जिसमें मुस्लिम बाहुल्य समाप्त हो। प्रांतों की सीमा परिवर्तन में मुस्लिम बहुल प्रांतों में उनका बहुमत समाप्त किया जाए। किसी भी विधानसभा में ऐसा कोई प्रस्ताव न पेश किया जाए जिसमें उनके लिए किसी संप्रदाय में के 3/4 सदस्य विरोध करें। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट इधर से। नेहरू रिपोर्ट को समर्थन देने के मुद्दे को लेकर खलीकुज्जमा तथा डॉक्टर शेख मोहम्मद
आलम मुस्लिम पार्टी के से अलग होकर कौन सी पार्टी बनाई जिसका समर्थन खान अब्दुल गफ्फार खान ने भी किया था? नेशनलिस्ट मुस्लिम पार्टी। खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे, इनको जानते ही थे, पहले विदेशी थे जिनको भारत रत्न मिला था। कांग्रेस द्वारा देश के लिए पूर्ण स्वराज की मांग सर्वप्रथम कब की गई? लाहौर अधिवेशन 1929 में, दिसंबर 1929। हाँ, ये जो कांग्रेस का अधिवेशन है, जितने भी सारे हैं, मैंने अलग से एक वीडियो बना के रखी है जिसमें जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन है और उनको बड़े ही सरल तरीके से बताया है कि इसमें क्या है क्या नहीं है। तो आप लोग उसको जाके देखिए और अपने जो कांग्रेस के द्वारा अधिवेशन किए गए हैं उसमें जितने भी डाउट हैं दूर कर लीजिएगा, तो ज़रूर देखिएगा। तो दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर तिरंगे झंडे को फहराया गया तथा किस तिथि में प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया? तो 26 जनवरी 1930 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। वायसराय लॉर्ड डफरिन के समक्ष गांधी जी द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्री मांगों को न माने जाने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत गांधी जी ने किस तिथि को ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह शुरू की थी? 12 मार्च 1930 को। फिर 5 अप्रैल 1930 को दांडी में गांधी जी ने सांकेतिक रूप से नमक सत्याग्रह तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत हुई। दांडी यात्रा प्रारंभ कहाँ से की गई थी? तो साबरमती आश्रम से। देखिए, प्रारंभ तो 12 मार्च 1930 को की गई थी तो, और समाप्त हुई 5 अप्रैल 1930 को। गांधी जी की दांडी यात्रा के बारे में किसने लिखा है? कि महात्मा गांधी की दांडी मार्च तुलना एल्वा के लौटने पर नेपोलियन के पेरिस मार्च और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए मुसोलिनी के रोम मार्च से की जा सकती है, सुभाष चंद्र बोस ने। तो कभी कभी ये आता है। तमिलनाडु में सी राजगोपालचारी ने अप्रैल 1930 में तिरुचेनगोंड आश्रम में सॉरी क्या लिखा है त्रिचुरापल्ली के वेदारण्यम में तक नमक यात्रा की। तिरुचुल तिरु तिरु त्रिचुल सॉरी दोस्तों त्रिचुरापल्ली वेदारण्यम का एक तक नमक यात्रा। मालाबार उड़ीसा के क्षेत्र में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने प्रदान किया था? के पल्लड़ और गोपचंद्र व बंधु चौधरी क्रमशः। पता नहीं आज क्या हो गया है एक बार थोड़ा सा गलत पढ़ लो तो बार बार आता है वही मन में। असम के लोग सिलहट से चलकर बंगाल के किस समुद्र तट पर नमक सत्याग्रह किया था? नोआखली समुद्र तट पर। फिर किस राज्य के नमक सत्याग्रह के केंद्र के रूप में शिविरम स्थापित किए गए? आंध्र प्रदेश। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के मुसलमानों के किसके नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया? खान अब्दुल गफ्फार खान। फिर है सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान ने पेशावर में 1929 में किस संगठन की स्थापना की जो लाल कुर्ती के नाम से प्रसिद्ध हुई? खुदाई खिदमतगार। ये भी आता है। सीमांत गांधी के आंदोलन के दौरान पेशावर गढ़वाली रेजिमेंट के सिपाहियों ने निहत्थे सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। इस रेजिमेंट में किस हवलदार मेजर की दोषी मानते उनका कोर्ट मार्शल कर दिया गया? चंद्र सिंह गढ़वाली। जैसा कि आपको कोर्ट मार्शल अगर पता हो तो कोर्ट मार्शल जो सेनाओं में सजा दी जाती है उस समय होती है। तो कभी कभी आप अगर गलतियाँ करेंगे तो कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है, तो उसमें अलग अलग तरह की सजाएं होती हैं। कभी कभी आपको एक कोठरी में बंद कर दिया जाएगा, उसी में खाना पीना दिया जाएगा, बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। अलग तरह तरह के। इतना बस जानिए कि सैनिकों को जब सजा वजा दी जाती है जब वहाँ पे डिपार्टमेंट में उनके, तो उसको कोर्ट मार्शल कहते हैं।
ठीक है। फिर सीमांत गांधी आंदोलन के दौरान पेशावर में गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने निहत्थे सत्याग्रहियों को गोली चलाने से इनकार कर दिया। इस रेजिमेंट में किस हवलदार मेजर ने दोषी मानते हुए उसका कोर्ट मार्शल कर दिया गया? चंद्र सिंह गढ़वाली। 5 मई 1930 को गांधी जी ने धरसना में सरकारी भंडार पर नमक बनाने से पूर्व गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अब्बास तैयब जी और सरोजिनी नायडू। जून 1930 में कांग्रेस और उसके संबद्ध संगठनों को गैर कांग्रेसी घोषित करते हुए किन दो नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया? जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी को। 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में के समय उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत